आज से लगभग 140 साल पहले एक बच्चे के माता पिता उसके प्रिंसिपल से मिलने उसके स्कूल पहुंचे। बच्चे के पिता ने प्रिंसिपल से सवाल किया कि प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा बड़े होकर क्या बनेगा? तो इस पर प्रिंसिपल ने जवाब दिया, वो कुछ भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बेटा किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। इस पर उस बच्चे के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन द जीनियस के नाम से दुनिया भर में विख्यात हुआ। उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी जैसी थ्योरीज को जन्म दिया, जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दिया। वो घंटों ब्रह्मांड को देखते रहते और अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते। एल्बर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी ये पता करने में लगा दी कि कुदरत कैसे काम करती है। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसी रेवोल्यूशन ला दी कि दुनिया का ब्रह्मांड के बारे में सोचने का तरीका ही बदल गया। उनकी प्रतिभा और शोध कार्यों को देखते हुए 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज से सुशोभित किया गया। कभी वक्त था कि कोई उनको स्कूल में नहीं रखता था, और एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट से ऑफर आई। तो कैसे वक्त ने करवट ली। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आइंस्टीन ने कितनी स्ट्रगल की, क्या कुछ सहा, क्या है उनकी कहानी। तो आइए चलते हैं एक बहुत ही रोमांचकारी सफर पे, द लाइफ ऑफ अ जीनियस। जर्मनी में एक छोटा सा कस्बा था बुचाऊ, लगभग 400 साल पहले, जहां यूएस की एक बड़ी कॉलोनी आकर बस गई। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका रुतबा सोसाइटी में बढ़ता ही चला गया। उसी बस्ती में एक आइंस्टीन परिवार रहता था, जिनके घर 1847 में जन्म हुआ हरमन आइंस्टीन का। लगभग 20 साल बाद ये परिवार बुचाऊ को छोड़कर 30 मील दूर उलम नामक कस्बे में सेटल हो गया। सन 1876 में 29 साल की उम्र में हरमन आइंस्टाइन की शादी 18 वर्षीय पोलिन कोच से हो गई। पोलिन कोच के नैन नक्श तीखे, काले घने बाल, और उनको म्यूजिक का बहुत शौक था। जर्मन लिटरेचर पर उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी थी। हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर व बिजनेसमैन थे। 1870 ईस्वी में हरमन आइंस्टाइन ने अपना बिजली उपकरणों का एक कारोबार किया। 14 मार्च 1879 को इनके घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम एल्बर्ट रखा गया। जन्म के समय एल्बर्ट का सर दूसरे बच्चों की तुलना में काफ़ी बड़ा था। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए। एल्बर्ट का स्वभाव सामान्य बालकों जैसा नहीं था, वो अजीब सी हरकतें करता था। उसके माता पिता भी चिंतित थे, कहीं उनका बेटा मंदबुद्धि तो नहीं। लेकिन समय के साथ सब ठीक होता गया। कहा जाता है कि 4 साल तक एल्बर्ट कुछ नहीं बोला। एक दिन जब सारी फैमिली डिनर कर रही थी, तो अचानक एल्बर्ट ने कहा, सूप बहुत गर्म है। तो उसके माता पिता बहुत चकित हुए। उन्होंने एल्बर्ट से पूछा कि वो आज तक पहले कभी क्यों नहीं बोला। तो एल्बर्ट ने कहा, आज तक सब ठीक चल रहा था, जरूरत ही नहीं पड़ी। एल्बर्ट शब्दों को बार बार रिपीट करता था। दरअसल एल्बर्ट डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से पीड़ित था। उस समय लोगों को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था।
9 साल की उम्र के बाद एल्बर्ट ने फ्लुएंटली बोलना शुरू किया। Dyslexia is a clinical diagnosis, and there exists a contradiction whether the greatest scientist Albert Einstein was suffering from this disorder or not. However, some of the psychiatrists still think that he was suffering from this disorder. Einstein was a late talker. He didn't start speaking comfortably until he was nearly 6 years old. He also found it hard to express his thoughts and ideas in writing. Moreover, he had a hard time at his elementary school, but he did very well after switching to a new school that encouraged creative thinking and learning. एल्बर्ट के जन्म के कुछ समय पश्चात उनके पिता का कारोबार ठप हो गया। उनकी फैक्ट्री को ताला लग गया, इसलिए उन्हें उलम छोड़कर मुनिच जाना पड़ा। मुनिच एक बहुत बड़ा और बेहतरीन खूबसूरत शहर था। शहर के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी जिस पर 7 पुल बने हुए थे। ये शहर गिरजाघरों का शहर था, जहाँ ज़्यादातर लोग कैथोलिक थे। यूरोप के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर यहाँ बिजनेस करते थे। हरमन आइंस्टीन ने अपने भाई जैकब के साथ मिलकर इलेक्ट्रोकेमिकल्स नाम की एक फैक्ट्री खोल ली, जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाती थी। हरमन ने एक छोटा सा घर ले लिया, जहां वो अपनी पत्नी पॉलिन कोच एंड बेटे एल्बर्ट के साथ रहने लगे। 2 साल बाद उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम माजा रखा गया। 5 साल की उम्र में एल्बर्ट को एक कैथोलिक स्कूल में लगाया गया, क्योंकि कोई भी जूइश स्कूल पास नहीं था और उसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा थी। एक दिन एक अध्यापक ने एक बड़ी कील बच्चों को दिखाते हुए कहा कि इसी तरह की कील से जीसस क्राइस्ट को शहीद किया गया था। जैसे ही उस अध्यापक को रियलाइज़ हुआ कि क्लास में एक जूइश बच्चा भी है, तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया। पर एल्बर्ट को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि वो एक जूइश है और बाकियों से अलग है। एल्बर्ट के 5वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक कंपास तोहफे में दी, जो उसे बहुत पसंद आई। एल्बर्ट इसे अलग अलग दिशाओं में घुमाता रहता, पर इसकी सुई हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकती। वो इसके बारे में सोचता रहता। उसे लगता था कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हर बार इसे एक ही दिशा में धकेल देती है। यहीं से उसकी रोचकता अदृश्य ताकतों में बढ़ने लगी। एल्बर्ट अपने मामा से भी काफ़ी प्रभावित थे। वो एल्बर्ट को बहुत प्यार भी करते थे। एक बार वो एल्बर्ट के लिए स्ट्रीम इंजन का मॉडल लेके आए। इससे एल्बर्ट की इमेजिनेशन को और भी बढ़ावा मिला। 6 साल की उम्र में एल्बर्ट ने वायलिन बजाना सीख लिया। संगीत उसे विरासत में मिला, इसीलिए उसे कोई मुश्किल ना हुई। पर एल्बर्ट संगीत को अलग नज़रिए से देखता था। वो संगीत के सुरों में मैथमेटिकल इक्वेशंस ढूंढता था। उसको वायलिन में इतना आनंद आता कि वो खुद को भूल जाता। एल्बर्ट ने कभी कहा था, इफ आई वर नॉट अ फिजिस्ट आई वुड प्रोबेबली बी अ म्यूजिशियन। आई ऑफन थिंक इन म्यूजिक। एल्बर्ट अपने चाचा से काफ़ी प्रभावित थे। एल्बर्ट के चाचा उसे बड़े आसान और रोचक तरीकों से अलजबरा पढ़ाया करते थे। उनका कहना था कि अलजबरा सीखना एक तरीके का शिकार करने जैसा है। जब लोग किसी ऐसे जीव का शिकार करते हैं जिनका नाम वो नहीं जानते, तो शुरू में उसका नाम एक्स रख लेते हैं। जब उसका शिकार कर लिया जाता है
तो उसका सही नाम पता चलता है। इसी तरह से बीज गणित में होता है। ऐसे रोचक तरीकों से पढ़ने में एल्बर्ट को बड़ा मजा आता था, इसलिए उसकी रुचि बीज गणित और भौतिक विज्ञान में बढ़ने लगी। दस साल की आयु में एल्बर्ट को पढ़ने के लिए ल्यूटपोल्ड जिम्नेजियम में भेजा गया, जहां का डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था। टीचर्स बच्चों से आर्मी ऑफिसर्स की तरह व्यवहार करते थे। बच्चों को डराकर धमकाकर पढ़ाया जाता था। एल्बर्ट को डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका कहना था कि ओवर डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को मार देता है। इस स्कूल में पुराने सिद्धांतों को ही बार बार दोहराकर रटाया जाता था, जिनमें एल्बर्ट को कोई रुचि न थी। उसे वहाँ का वातावरण अच्छा ना लगा। वो हमेशा क्लास में अपने ख्यालों में खोया रहता, उल्टे सीधे सवाल पूछता रहता, जो टीचर्स को कतई पसंद नहीं था। अक्सर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता, ये कहकर कि वो बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ टीचर्स, यहाँ तक के प्रिंसिपल को भी एल्बर्ट एक मंदबुद्धि बालक लगने लगा। उसी स्कूल में एक और जूइश लड़का था, मैक्स टेलमे, जो एल्बर्ट को बहुत पसंद था। वो स्कूल में मेडिकल साइंस का स्टूडेंट था। एल्बर्ट से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों फिजिक्स और फिलॉसफी के बारे में डिस्कशंस करते रहते। एल्बर्ट अपने सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस टेलमे से शेयर करता। टेलमे ने पढ़ने के लिए एल्बर्ट को कुछ बुक्स भी दी। एल्बर्ट उस समय मात्र 12 वर्ष के थे जब टेलमे ने उन्हें पढ़ने के लिए ज्योमेट्री की बुक दी, और एल्बर्ट ने एक ही गर्मी की छुट्टियों में पूरी किताब पढ़ दी। एल्बर्ट का प्रदर्शन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में बहुत खराब था, पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में वो अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग सोचता था। वो अक्सर ब्रह्मांड की उलझनों को सुलझाने में लगा रहता। ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लाइट कैसे धरती तक पहुंचती है, ऐसे कई सवाल एल्बर्ट को तंग करते रहते। एल्बर्ट की पढ़ाई को एक बार फिर धक्का लगा जब उसके पिता और चाचा का बिजनेस फिर से घाटे में जाने लगा। मुनिच शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए उनकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाई, जिस कारण उनकी कंपनी को ताला लग गया। 1894 ईस्वी में हरमन अपनी वाइफ और बेटी माजा के साथ मुनिच छोड़कर मिलन चले गए, जहां उन्होंने अपने इन लॉज की मदद से दोबारा बिजनेस स्टार्ट किया। पर एल्बर्ट को अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए मुनिच में ही एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। उसके पिता चाहते थे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, पर कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एल्बर्ट बिल्कुल अकेला रह गया। वो तन्हा और उदास रहने लगा। वो अजीब सी हरकतें करने लगा। Some doctors said he had suffered from a nervous breakdown. उसकी हालत बिगड़ती गई, तो उसने डिप्लोमा कंप्लीट किए बिना ही स्कूल छोड़ दिया और वापस अपनी फैमिली के पास मिलन चला आया। अब एल्बर्ट के पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं उनका बेटा स्कूल ड्रॉप आउट ना बन जाए। इसलिए उसके पिता ने उसे फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूरिच में एडमिशन दिलवाने के लिए सोचा। इसके दो कारण थे। एक तो ये यूरोप का बेस्ट स्कूल था, दूसरा इसमें एडमिशन के लिए डिप्लोमा जरूरी नहीं था। एडमिशन एक एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे होता था। एल्बर्ट पेपर में बैठा पर फेल हो गया।
एल्बर्ट ने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, पर लैंग्वेजेस एंड लाइफ साइंसेज में उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, इसलिए उसको एडमिशन नहीं मिला। एक शर्त पर एडमिशन मिल सकती थी कि अगर वो अपनी फॉर्मल स्कूलिंग कंप्लीट करे और फिर से एंट्रेंस की तैयारी करे। इसलिए उसने स्विट्जरलैंड के छोटे से कस्बे अराउ के कैंटोनल स्कूल में एडमिशन ले ली। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो वहाँ उस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर विंटलर के परिवार के साथ रहने लगा। विंटलर बहुत ही दयालु और मैत्रिक स्वभाव के इंसान थे। यहाँ का माहौल एल्बर्ट को बहुत पसंद आया। लोग यहाँ आज़ाद ख्यालों के थे। बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी थी। विंटलर बड़ी सहजता से उनके उत्तर देते। एल्बर्ट लोगों से खुलने लगा। वो टीचर से बातचीत करने लगा। यहाँ चारों तरफ शांति थी। एल्बर्ट को यहाँ का शांत वातावरण इतना पसंद आया कि वो जर्मन की नागरिकता छोड़ने के बारे में सोचने लगा। वो अब खुद को जर्मन कहलाना पसंद नहीं करता था। इसलिए 1896 में उसने स्विस सिटीजनशिप के लिए आवेदन पत्र भी दिया। इसी वर्ष आइंस्टाइन दोबारा फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठा और इस बार वो सिलेक्ट हो गया। अक्टूबर 1896 को एल्बर्ट का एडमिशन फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया। उसने नए दोस्त बनाने शुरू किए जो ज़्यादातर उम्र में उससे बड़े थे। आइंस्टीन के अपनी क्लास के दोस्तों में 4 लड़के थे और एक लड़की थी जिसका नाम था मिलेबा मैरिक। दोनों आपस में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी बातचीत करते। 1897 तक दोनों की काफ़ी दोस्ती हो गई। एल्बर्ट की हालत कुछ दयनीय थी। उसने अपने रहने के लिए रूम बार बार बदला। कभी वो रेस्टोरेंट में खाता तो कभी कैफ़े में। कभी बेकरी से पेस्ट्री खा के अपनी भूख शांत करता तो कभी दयालु दोस्तों के पेरेंट्स उसको खाना खिला देते। वो अपने कपड़ों की भी परवाह न करता, पुराने बूट पहनता। उसे भूलने की बहुत बड़ी बीमारी थी। जब भी कभी दोस्तों से मिलने जाता तो अपनी कोई ना कोई चीज़ उनके घर भूल जाता। वहाँ उसने कैलकुलस, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, स्विस पॉलिटिक्स, लिटरेचर बहुत कुछ पढ़ा, पर ज़्यादा फोकस मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेस पे ही रखा। आखिरकार 1900 में उसने अपना 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद का समय आइंस्टाइन के लिए बहुत मुश्किल रहा। वो पॉलिटेक्निक स्कूल के फिजिक्स डिपार्टमेंट में अध्यापक बनना चाहता था, पर उसे अपने किसी भी प्रोफेसर की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर ना मिला, इसलिए उसे जो नौकरी ना मिल पाई। उसने अपने यूरिच के गणित के प्रोफेसर को लेटर लिखकर बेनती की कि मुझे अपने साथ सहायक की तरह काम करने का एक मौका दिया जाए, पर एल्बर्ट को कभी उस लेटर का उत्तर ना मिला। एल्बर्ट ने कड़ा संघर्ष किया। वो दिन रात जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, कम खाता, पैसे बचाता ताकि उसे स्विट्जरलैंड की नागरिकता मिल सके। आखिरकार 21 फरवरी 1901 को उसको स्विट्जरलैंड की नागरिकता मिल गई। अब उसे उम्मीद थी कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। स्विट्जरलैंड के हर नागरिक को ये जरूरी था कि वो आर्मी में कुछ वक्त गुजारे, इसलिए एल्बर्ट आर्मी ऑफिसर्स के पास गया, पर रिक्रूटिंग ऑफिसर्स को एल्बर्ट फिजिकल फिट नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एल्बर्ट को अपने पास नहीं रखा। एल्बर्ट को बहुत बुरा लगा। उसे परमानेंट जॉब की अब कोई उम्मीद ना रही। उसने लेबोरेटरी की जॉब के लिए आवेदन पत्र भेजा, पर उसका कोई उत्तर ना आया।
इसके बाद भी एल्बर्ट ने हार नहीं मानी। उसने एक डच फिजिस्ट को पत्र लिखा। इस बार उसने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी साथ में लिखी और अपना एक खोज पत्र भी भेजा। एल्बर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉलैंड में काम करने के सपने देखने लगा, पर उसका सपना पूरा ना हुआ क्योंकि उस फिजिस्ट ने एल्बर्ट के पोस्ट कार्ड का कोई रिप्लाई ना किया। आखिर में उसे एक स्कूल में 2 महीने गणित पढ़ाने के लिए नौकरी मिल गई क्योंकि उस स्कूल का मैथमेटिक्स टीचर छुट्टी पर था। पर 2 महीने के बाद एल्बर्ट फिर बिना नौकरी के था। उसने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया। बहुत बार तो जॉब मिली ही नहीं, जब मिली तो बहुत कम समय के लिए। अच्छा वक्त तब आया जब उसे अपने एक दोस्त के पिता के कहने पर स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। 23 जून 1902 ईस्वी को उसने पहली बार अपना ऑफिस ज्वाइन किया। उसकी तनख्वाह 3500 फ्रैंक्स फिक्स हुई। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस सीरीज में हमने एल्बर्ट के बर्थ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ जाना और एल्बर्ट के साथ जो प्रॉब्लम थी, जो मानसिक प्रॉब्लम थी, जो उनको भूलने की बीमारी थी, उसके बारे में भी हमने कुछ बातें जानी आज के एपिसोड में। और हमने ये भी जाना उनकी स्टडी लाइफ कैसी थी। वो किताबों में लिखी हुई बातों को नहीं मानते थे, हर वक्त अपनी सोच में कुछ ना कुछ नई इनोवेशन सोचते रहते थे। यूनिवर्स कैसे बनाए, कैसे सब कुछ आया, इसके बारे में सोचते रहते थे। और काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल की, जॉब के लिए स्ट्रगल की, बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत प्रोफेसर से सहायता मांगी, बट उनको कहीं से भी कॉपरेशन नहीं मिला। और आखिर में जॉब मिली भी तो क्या, एक क्लर्क की जॉब मिली। और यहाँ से फिर उनका आगे सफ़र क्या रहा, कैसे उन्होंने इतनी रिसर्च की, वो फेमस हो गए, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, सत श्री अकाल।